नमस्कार भैया और बहनी। और अपने दादा दादी के हो नाती, लेकिन आया नंबर कम हाफ ईयरली में तो पड़ेगी आपको लाइक लाठी। जी हाँ साथियों, क्या आप यही सोच रहे हो कि आपका हाफ ईयरली का पोर्शन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है और किस तरीके से आप कंप्लीट करोगे? आप ये सोच रहे होगे कि कोई आकर मुझे एक स्ट्रेटेजी बता जाता और मैं उसी को अप्लाई करके पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देता, पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देता और हाफ ईयरली में बहुत अच्छा नंबर ले आ पाता। तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो मात्र कुछ ही दिनों में। चाहे आपके 5 दिन बाकी हो, 10 दिन बाकी हो, 15 दिन बाकी हो, 20 दिन बाकी हो, चाहे जितने दिन बाकी हो, कि कैसे आप पढ़ो और आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाए और बहुत अच्छा नंबर ले आ पाओ। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है और जो आपका आने वाला फ्यूचर है जिसमें आपका एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। आइए अब समझते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी को, क्या स्ट्रेटजी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बहुत से लोग के मन में डाउट रहता है कि जो हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसका जो नंबर होता है या वो क्या ही काउंट होता है क्या? अगर मैं उसमें फेल हो जाऊं हाफ ईयरली में तो इससे मेरा कोई घाटा होगा? तो मैं आपको सच बता देता हूं कि जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है केवल वो आपको खुद को टेस्ट करने के लिए होता है कि आप कितना पानी में हो, मतलब नहाए धोए हो कि नहीं। मैं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप कितना पढ़े हो, आपका कितने तैयारी है फाइनल एग्जाम को लेकर। ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है इसका नंबर कहीं भी काउंट नहीं होता। अगर आप हाफ ईयरली में फेल भी हो जाते हो तो आपका एनुअल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप हाफ ईयरली में फेल हो जाते हो, अगर आप 9th में हो तो ऐसा नहीं है कि आप 10th में नहीं जा पाओगे। अगर आप 10th में हो तो ऐसा नहीं आप 11th में नहीं जा पाओगे अगर हाफ ईयरली में फेल होगे। तो हाफ ईयरली में फेल होने से कुछ नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि आप फेले हो जाओ। और ये जो स्ट्रेटजी या क्लास 9th 10th कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। और ये जो हाफ ईयरली का एग्जाम रहता है ये एग्जाम थोड़ा सा कठिन बनाया जाता है एनुअल एग्जाम को लेकर। अब एनुअल एग्जाम जो रहता है वो थोड़ा सा आसान आता है। हाफ ईयरली इसलिए कठिन बनाया जाता है क्योंकि ये आपका एक स्कूल में बनता है तो कुछ जो टीचर रहते हैं अपने आपको दिखाने के लिए भी कठिन बना देते हैं। और सही बताऊं तो मेन चीज इसलिए बनाया जाता है इसको कठिन ताकि आपको लगे कि भैया एग्जाम इतना कठिन आता है, ताकि आप फाइनल एग्जाम की तैयारी उस मतलब मेहनत से कर पाओ कि आप सोचो हाफ ईयरली इतना कठिन है तो एनुअल कितना कठिन आएगा। बल्कि एनुअल आसान आता है हाफ ईयरली के मुकाबले। भले हाफ ईयरली में आपके कम चैप्टर आते हैं, एनुअल में ज्यादा चैप्टर आते हैं लेकिन आसान आता है। अगर आप हाफ ईयरली में 50 पा रहे हो तो एनुअल में वही चीज आप 60 पाओगे, यानी लगभग 10% का इधर उधर रहता है। अब देखो हम समझते हैं किस तरीके से आप हमारी स्ट्रेटजी और क्या क्या चीजें हमें कैसे पढ़नी है और क्यों पढ़नी है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होगी, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। यानी पूरा आप साइंस भी जान जाओगे इस स्ट्रेटजी के पीछे कौन सी साइंस लग रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसी उठा के मैं आपको बता दे रहा हूं। अब देखो कभी भी ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि 10 से 12 मुझे साइंस पढ़ना है, 12 से 2 मुझे मैथ पढ़ना है और उसके बाद मुझे हिंदी पढ़ना है। तो इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया जाता। बल्कि मैं आपको बता दूं जो टाइम टेबल होता है वो असफल लोग बनाते हैं, जो सफल लोग रहते हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब स्ट्रेटजी और टाइम टेबल में क्या अंतर होता है? मेन चीज यही अंतर होता है, टाइम टेबल में आपका टाइम फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। अब मान लो आपको 10 बजे से 12 बजे तक साइंस पढ़ना था और 10 बजे लेटरिन लग गई तो आप क्या करोगे? तो इससे तो आपको पूरा साइंस से छूट जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपका सब कुछ कवर हो जाता है और आप फ्री टाइम भी पा जाते हो। तो अब देखो हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी है और कैसे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे रहते हैं जो 9th 10th के बच्चे हैं तो उनके पास मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, SST और साइंस मैथ। अब इन्हें कैसे पढ़ना है? तो देखो सबसे पहले ये जो आपका हिंदी और इंग्लिश है इसको आपको कंप्लीट करना है 1 शॉट से। 1 शॉट का मतलब ये होता है कि ऐसी एक वीडियो जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट करके आपको प्रस्तुत कर देते हैं, उसी को 1 शॉट कहते हैं। अब ये 1 शॉट से कैसे पढ़ना है आपको वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हिंदी इंग्लिश को भैया 1 शॉट से पढ़ना, इसके लिए आपको फालतू टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा। बिना टाइम निकाले आप इसको कंप्लीट कर दोगे। कैसे? अभी आगे जानना। लेकिन देखो कि अगर ये जो SST होता है ना, ये SST भैया ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपको पढ़ना पड़ता है। और ये जो SST है ये ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसको कि अगर आप NCERT नहीं भी पढ़ते हो ना, NCERT शायद यही होता है, अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपका काम चल जाता है। अब ये जो SST है अगर आपका एग्जाम पास आ जा रहा है तो देखो इसकी NCERT पढ़ने पर आपको कुछ उतना मिलेगा भी नहीं क्योंकि इसके जो चैप्टर रहते हैं बहुत लेंदी रहते हैं, पहले इसको पढ़ो फिर समझो। लेकिन ये जो अगर SST है ना इसमें क्या होता है कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, तो इसमें केवल आपको डाटा पढ़ना पड़ता है कि एक बार यह पैदा भरे फिर वहां चले गए थे, वहां से आए तो मर गए, पता नहीं क्या खा लिए थे।
तो ये चीज आपको पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको कोई चीज मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, केवल आपको डाटा याद करना पड़ता है। तो इसके लिए आप किसी चीज का भी नोट्स पढ़ लोगे, यानी किसी का भी नोट्स पढ़ सकते हो जिसकी अच्छी नोट्स हो, तो एसएसटी का वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो पूरा सिलेबस। और कई ऐसी बुक भी आती है जिसमें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज लिख के दिया रहता है, तो वो चीज भी आप इसमें पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है और बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। बुक्स का मतलब क्या है, ऐसे बुक जिसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखे रहते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन भी दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर भी दिया रहता है, तो उस चीज को आपको पढ़ लेना है। तो पहले पूरे चैप्टर की समरी पढ़ लेनी है, उसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें वो उस बुक में दी रहती हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा लेने हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। तो इस तरीके से आप एसएसटी को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे ये जो एसएसटी है ना, इसमें क्या होता है, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको आप नहीं कर पाओगे अगर आप नोट्स केवल पढ़ के जाते हो तो। अब यहाँ पर मैं उन लोग की बात कर रहा हूँ ना जिनको कि अच्छे नंबर लाने हैं। जो टॉप करता है ना वो तो भैया शुरुआत से ही पढ़ता है, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लाने हैं, जिनका केवल अभी 5, 10, 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, उनको कैसे पढ़ना, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ जो ये एसएसटी होता है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसका नोट्स केवल पढ़ के जाते हो तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन इसको आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है ना उसको आप नहीं कर पाओगे। अब क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो 1 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, ये जो इतने लंबी चैप्टर रहते हैं ना, उसमें से कहीं खोद के ऐसे पूछ लेता है। तो ये जो एसएसटी है इसका अगर आप नोट्स पढ़ते हो और बुक पढ़ लेते हो, बुक का मतलब क्या है, ऐसी बुक जिसमें कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा लिख के दे दिया रहता है, तो आप 2 नंबर कौन कौन से लिख भी देता हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के आसानी से कर ले जाओगे। लेकिन 1 नंबर वाला नहीं कर पाओगे। 1 नंबर वाला आप कैसे कर सकते हो, देखो 1 नंबर वाला टिक द करेक्ट ऑप्शन आएगा, तो कुछ तो आपका तुक्का लग जाएगा, कुछ तो राम के भरोसे भी हो जाएगा और कुछ तो उंगली के भरोसे हो जाएगा, पहले तीसरा समझ गए। तो इस तरीके से आप मतलब करना है ना ऐसे, तो मतलब आप 1 नंबर वाला केवल उसमें आपको दिक्कत होगी, बाकी ये सारा आप यहां से कर सकते हो। अब भैया जब आपको टाइम नहीं है, कम से कम इतना ही कवर कर लो। अब हम समझते हैं, देखो भैया साइंस को और मैथ को, ये जो साइंस और मैथ है इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी पड़ती है। ये जो एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन अब आप मूड़ी खजुआओगे कि यार मेरे पास बहुत कम टाइम है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट कैसे करूंगा, ये तो बता दो। बताता हूं ना, कहीं जाओ मत। तो ये जो साइंस और मैथ वाले ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कि आपको डाटा प्लस आपको कैलकुलेशन दोनों आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो एनसीईआरटी है, अगर आप इसको ही फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, क्योंकि इसी में से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर देखोगे यहाँ पर कैसे आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको साइंस और मैथ को उठाना है और उसके सभी चैप्टर को लिख देना है, यानी कि उसके चैप्टर को देखना है और लिखना है कि कौन कौन से चैप्टर सबसे आसान है। तो जितने भी इजी वाले चैप्टर है ना, सबसे पहले उसको एक जगह लिखो, फिर उससे जो थोड़े हार्ड वाले हैं उसको लिखो, और फिर जो सबसे हार्ड वाले हैं यानी वेरी हार्ड, यानी जिसको कि आप पढ़े ही नहीं हो, उसको लिखो। सभी चैप्टर कैसे लिखें, अगर नहीं लिखो तो भैया टिक लगा लो, भैया ये मुझे आता है और ये नहीं आता। तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ने हैं जो कि सबसे इजी है। तो जो भी जितने भी इजी चैप्टर हैं सबसे पहले उसको पढ़ो, साइंस और मैथ को, इन दोनों में से। अब ऐसा क्यों होता है ना, क्योंकि देखो आप सोचते हो कि जो इजी चैप्टर है उससे नंबर कम नंबर का आता है, ऐसा नहीं है। जो इजी चैप्टर है ना उससे भी उतना ही नंबर का आएगा जो कठिन वाले चैप्टर हैं, समझ गए। क्योंकि हर चैप्टर लगभग इक्वल होता है, अगर चैप्टर छोटा है तो भले उससे थोड़ा कम नंबर का आ जाए। अब यहाँ पर देखोगे जो थोड़े हार्ड वाले चैप्टर हैं, इजी वाले कंप्लीट करने के बाद फिर आपको हार्ड वाले पे जाना है। और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भैया हार्ड वाला उठा लेंगे, हार्ड वाला उठाएंगे। अब देखो इसके पीछे अगर आप साइकोलॉजी समझोगे ना, तो क्या होता है कि क्यों हमारा नंबर कम आता है, हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। यहीं पर आपको इस स्ट्रेटजी का राज पता चलने वाला है। अगर आप देखो सबसे हार्ड वाला करते हो और फिर आपका दोस्तों फोन करता है, हाँ कितना तैयार किए, और आप हार्ड वाला तैयार कर रहे हो सबसे पहले, तो हार्ड वाला तैयार करोगे तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो आप मुड़ी खजुआ सोचोगे यार अभी तो मुझे उसका भी इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप ये सोचोगे, आपके मन में ये नहीं आएगा यार मुझे इजी वाला है वो, तो आपके मन में डायरेक्ट ऐसा नंबर आता है कि यार मुझे भी 4 चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कैसे करूंगा। लेकिन अगर आप सबसे पहले इजी वाला कंप्लीट कर लेते हो, फिर उससे थोड़ा जो हार्ड है उसको कंप्लीट कर लेते हो, तब क्या कहोगे, अरे अब खाली 2 चैप्टर बाकी है। अब वो जो 2 चैप्टर रहेंगे वो थोड़े मतलब हार्ड वाले रहेंगे। तो क्या होता है कि अगर हमारे मन में ज्यादा गिनती चलती है ना, तो आप सोचोगे हार्ड वाला तैयार कर रहे थे तो आप सोचोगे भैया अभी 8 चैप्टर बाकी है। लेकिन अगर भन भन आप ये इजी और थोड़ा हार्ड वाला तैयार कर लेते हो ना, तो आप सोचोगे खाली 2 चैप्टर बाकी है।
तो इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी काम करती है एग्जाम में, जिसके कारण हम बहुत कम नंबर ला पाते हैं। हम बहुत हार्ड वाला तैयार करने लगते हैं और इजी वाला और थोड़ा कम हार्ड वाला छोड़ देते हैं। अगर आप ये दोनों छोड़ दोगे ना तो आप इसमें भी कोई उतना ज़्यादा महारत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते हो ना तो भैया ये जान जाओ बहुत अच्छा नंबर आपको वैसे ही आने वाला है। और जो वेरी हार्ड वाला आ रहा है तो आप ये भी सोचो वेरी हार्ड वाले में भी से केस बेस्ड आ सकता है, वहां तो थोड़ा बहुत आप कर ही ले जाओगे। और मान लो टिक द करेक्ट ऑप्शन में का तुक्का लग गया, नहीं तो कभी कभी उंगलियों काम कर देती है, बता दो। तो इस तरीके से आप वेरी हार्ड वाला थोड़ा बहुत कर सकते हो। अगर देखो आपका इजी वाला और हार्ड वाला दोनों कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मान लो आपको कोई चैप्टर जो कि इजी लग रहा है, ये 9th 10th दोनों लोग के लिए आपको कोई चैप्टर लग रहा है जो इजी लग रहा है, सबसे पहले उसको तैयार किए, फिर उससे जो हार्ड वाला है उसको तैयार किए। फिर अब आपको क्या करना है, वेरी हार्ड वाले को तैयार करना ही नहीं है। कब करना है उसको समझो। कब करना है, जब आप इजी वाला और हार्ड वाला, जब इन दोनों का आप रिवीजन भी कर लो ना, क्या कर लो, रिवीजन भी कर लो, तब आपको जाकर तैयार करना है वेरी हार्ड वाला। इनको पढ़ने के बाद और इनका रिवीजन करने के बाद तब जाकर अगर टाइम बचता है तो आपको ये तैयार करना है। समझ गए? अब आप देखो, अब आप यहां पर वन शॉट वाला, अब इसी के ही अंदर लगभग ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। कैसे होंगे ये देखो, जब भी आप पढ़ते हो, मान लो अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हो या फिर 2 चैप्टर पढ़ते हो साइंस या फिर मैथ का, तो आप देखोगे जब भी हम अपने माइंड से कोई एक काम करने का सोचते हैं ना तो कुछ देर तक तो करते हैं, उसके बाद जो हमारा माइंड रहता है वो बोर होने लगता है। अभी आप एक ही पिक्चर 10 बार देखो तो बोर हो जाओगे, चाहे जितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर रहे। तो इसीलिए अगर आप एक ही सब्जेक्ट बार बार पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग को बोर हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा कुछ देर बाद। तो क्या होता है, जब हम 1-2 चैप्टर पढ़ लें इजी वाला, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हिंदी और इंग्लिश वाला है इसका क्या करना है, उठाकर वन शॉट देख लेना है, वन शॉट सुन लेना है। अब आप देखोगे आप मतलब अब आप साइंस और मैथ भी तैयार करते चले जा रहे हो, साथ साथ आपका हिंदी और इंग्लिश भी तैयार हो रहा है, यानी कि एक तीर से आप 2 निशाने मार ले रहे हो। इसके लिए आपको फालतू टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है हिंदी और इंग्लिश के लिए, और हम लोग क्या करते हैं इसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं। अब यहाँ पर जब आप बोर हो रहे थे तो आप दूसरा चीज देख लिए, जिसके कारण आपका जो दिमाग था वो तो रिलैक्स हो ही गया, प्लस उसका टॉपिक भी बदल गया और वो थोड़ा रिकवर भी कर लिया। फिर अब आप जब यहाँ पर फिर आओगे साइंस और मैथ पे तो आप बहुत अच्छे से इसमें भी परफॉर्म कर पाओगे और बहुत तेजी से याद कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़े, डिपेंड ये करता है कि आप कितना पढ़े। इसका मतलब ये है कि कितना आपको आया। अब हम लोग तो पढ़ते हैं 10 आवर यानी 10 घंटा, लेकिन याद दुइये चीज होती है, तो क्या फायदा उस पढ़ाई से भैया। इसीलिए कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाओ, सबसे पहले अपने माइंड को समझो कि किस तरीके से वो काम करता है। तो अब हमने यहाँ पर साइंस मैथ सबसे पहले इजी और थोड़ा हार्ड वाला कंप्लीट किया, और साथ साथ उसी के बीच में हमने इसका भी एक आध चैप्टर 2-2 चैप्टर ऐसे ऐसे सुनते चले गए, जिसके कारण हमारे ये और ये तैयार हो गया। और एसएसटी आपको तैयार करनी पड़ेगी, ये तो भैया इसका नोट्स तैयार करना पड़ेगा ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जो सा जाते हैं किसी की वीडियो देखकर और जाते हैं भैया 20-20 घंटा रगड़ने लगते हैं, सोचते हैं कि अब मैं सोऊंगा ही नहीं, अब मैं इतना पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो। जब आप थोड़े बड़े हो गए ना तो आपको ये सब की रियलाइज होगा। मैं भी इन सब का एग्जाम दे चुका हूँ, मेरा भी बहुत नंबर कम आया है, लेकिन उसके बाद जाकर मुझे एहसास होता था कि हाँ इस तरीके से भी किया जा सकता था। और जो आपको एहसास होगा आगे चल के, वही एहसास मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आज आपके काम आने वाला है। तो आई होप आप इसके बारे में समझोगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए कि किस तरीके से वो भी पढ़ सकते हैं। अगर कौन एग्जाम दे रहे हो तो वो भी तैयारी कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय।